दोस्तों, इस वर्ल्ड में दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लाइफ को जरूर अफेक्ट करेंगे, चाहे आप उनमें इंटरेस्टेड हो या ना हो। एक मनी और दूसरा हेल्थ। हेल्थ टॉपिक जनरली इंडिविजुअल होता है। दूसरे किसी आदमी का हेल्थ आपके हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम में दूसरे पर्सन का मूवमेंट आपके इंडिविजुअल मनी पे अफेक्ट ला सकता है। और आज इस वीडियो में हम मनी, बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ मनी पे बात करेंगे। रोनाल्ड एक गेटकीपर था और पूरे लाइफ उसकी इनकम कमी रही, लेकिन वो हमेशा पैसे सेव करता था। उसकी डेथ के बाद वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पे आने लगा, और इसकी वजह ये थी कि उसने 6 मिलियंस अपने विल के थ्रू चैरिटी में डोनेट किया था और 2 मिलियंस उसने अपने बच्चों के लिए रखा था। एक गेटकीपर होने के बावजूद वो एक मिलियनियर था। रोनाल्ड के बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग रिचार्ड की स्टोरी है। रिचार्ड हार्वर्ड से ग्रेजुएटेड था और एक बड़े एजेंसी का एग्जीक्यूटिव भी था। उसने काफी पैसे बोरो किए थे, जिससे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वो बैंकरप्ट हो गया था, मतलब रिचेस टू रैग्स। ऑथर मॉर्गन हाउसल इन दोनों स्टोरीज से ये बताना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है। जहां आप कैसे बिहेव करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप कितना जानते हैं। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग चालू कर दिया था और 30 साल की उम्र में उनका नेटवर्थ $1 मिलियन का था, और आज के पैसे की वैल्यू के अकॉर्डिंग $9.3 मिलियन था। बफेट का करेंट नेटवर्थ $85 बिलियन का है। लेकिन चलिए वॉरेन सर को एक दूसरे पर्सनैलिटी जैसा इमेजिन करके कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। मान लीजिए वॉरेन अपने 20s में वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और फैंसी चीजों पे पैसे खर्च कर रहे होते हैं, तो 30 की उम्र में उनके पास $25,000 होता। फिर 60 के एज पे वॉरेन रिटायर होकर गोल्फ खेल रहे होते हैं, तो आपको पता है उनका नेटवर्थ कितना होता? वॉरेन बफेट का नेटवर्थ $85 बिलियन नहीं, बल्कि सिर्फ $12 मिलियन ही होता। मतलब उनके आज के वेल्थ से 99.9% कम है ना। ये बहुत शॉकिंग। बफेट को जितना उनके इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज ने अमीर नहीं बनाया, उतना दुनिया के 8वें अजूबे कंपाउंडिंग ने बनाया। बफेट का नेटवर्थ उनके 53rd बर्थडे पे 1 बिलियन का हुआ था और 88th बर्थडे पे 84 बिलियन। पहले 43 इयर्स में 1 बिलियन और बाद के 35 इयर्स में 83 बिलियन। ये पावर है कंपाउंडिंग की। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम उनका नेटवर्थ ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, लेकिन उन्होंने पेशेंस बनाए रखा। साइकोलॉजिकली उन्होंने अच्छा बिहेव किया और उनका मनी टाइम के साथ रिकवर हो गया। लेकिन अगर आप ग्रीडी बिहेवियर रखोगे तो आपका सिचुएशन भी रजत गुप्ता जैसा हो सकता है। रजत गुप्ता कोलकाता के स्लम्स में रहता था और 15 साल की उम्र में वो अनाथ हो गया था। फिर उसने अपनी मेहनत के दम पर कोलकाता के स्लम से उठकर वर्ल्ड की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फर्म मैकेंजी का CEO बना। 2007 में रिटायर होने के बाद वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बना और साथ ही बिल गेट्स के फिलैंथ्रोपिक वर्क से भी जुड़ा। रजत गुप्ता एक सेंटा मिलीनियर था, लेकिन उसे बिलियनियर बनना था और वो इसके लिए बहुत डेस्परेट था। रजत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के कांटेक्ट में था, इसलिए उसने इनसाइडर ट्रेडिंग करके अपने पैसे तुरंत बढ़ाने चाहे, जिससे उसे जेल जाना पड़ गया। साथ ही उसकी करियर और रेपुटेशन पूरी बर्बाद हो गई। रजत का मनी को लेकर बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसलिए उसका फेट हाई जाकर दोबारा डाउन में जा गिरा। ऑथर बोलते हैं कि हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज टू स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट फर्दर। रिस्क है तो इश्क है, लेकिन एक टाइम के बाद कितना रिस्क लेना या फिर नहीं लेना वो स्प्रेडशीट के कैलकुलेशन से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में आदमी वैसा ही करता है जैसा उसके इमोशंस होते हैं। लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स। बिल गेट स्टैंडर्ड 8 में लेक साइड स्कूल में थे और 1 in a million चांस के कारण उस स्कूल में कंप्यूटर था। बिल और उनके फ्रेंड पॉल स्कूल के बाद लेट नाइट में और वीकेंड्स पे कंप्यूटर के पास बैठे रहते थे और अपने क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को फ्लो होने देते थे, जिससे वो दोनों बहुत ही कम टाइम में कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बन गए थे। बिल गेट्स खुद एडमिट करते हैं कि अगर लेकसाइड स्कूल और वो कंप्यूटर नहीं होता तो आज कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। 1 in a million लक के वजह से बिल गेट्स आज इतने ज्यादा सक्सेसफुल है। बिल और पॉल का एक दोस्त और भी था, केंट। वो भी कंप्यूटिंग स्किल्स में इक्वली टैलेंटेड था। केंट बिल गेट्स से पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक समर के दौरान केंट माउंटेन हाइक पे गया, जहां उसकी डेथ हो गई। किसी कैंप में माउंटेन की चढ़ाई करते टाइम किसी की डेथ होना 1 in a million ऑड है। अगर केंट का लक खराब नहीं होता तो वो भी आज माइक्रोसॉफ्ट का एक फाउंडर होता। सिमिलरली मनी पे आपका 100% कंट्रोल नहीं हो सकता। कभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से तो कभी किसी स्कैम की वजह से आपकी मनी वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए आपको सिर्फ अपने एक्शन पे फोकस करना चाहिए, एक अच्छे साइकोलॉजी के साथ। यूएसए में 48% लोग डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपने मनी को ग्रो होने का चांस देते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 1.5% लोग ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब 1.3 बिलियन के पॉपुलेशन में सिर्फ 18 मिलियन लोग ही अपने वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं।
ये स्टैट थोड़ा हर्टिंग है क्योंकि ना सिर्फ हम अपने पैसे को बढ़ने से रोक रहे हैं बल्कि हम पैसे को कैश में रख के इकोनॉमी भी स्लो कर रहे हैं। इंडिया में मनी को एक टैबू सब्जेक्ट माना जाता है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से मनी डिस्कस करता है तो उसे डांट के चुप करा दिया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि हमारे एल्डर जनरेशन फाइनेंशियली उतना एजुकेटेड नहीं है और दूसरा कि वो सोचते हैं कि बच्चों को पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एट द एंड वो हमसे मनी जरूर एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्यों ना बच्चों को पहले से ही फाइनेंशियली एजुकेट किया जाए, सेविंग्स की वैल्यू सिखाई जाए और अपने फियर को हटा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सिखाया जाए। पता नहीं क्यों लोगों की एक साइकोलॉजी है कि आखिर मैं पैसे क्यों सेव करूं, मुझे मंथली पैसे तो मिलते ही हैं, फिर क्या जरूरत है। कुछ लोग सेव करते भी हैं तो अपने रिटायरमेंट के लिए, लेकिन क्या ये जरूरी है कि फ्यूचर में कोई चीज खरीदने के लिए ही पैसे सेव किए जाएं? ऑथर बोलते हैं कि वो पैसे इसलिए सेव करते हैं क्योंकि वो जिस दिन चाहे उस दिन अपना जॉब क्विट करके जो चाहे वो कर सके। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। हमारे हैप्पीनेस का सबसे बड़ा रीजन होता है टाइम। हम जो चाहे, जिसके साथ चाहे, जितने देर तक चाहे वो कर सके। इससे बड़ा रिटर्न कुछ नहीं हो सकता हमारी सेविंग्स का। वॉरेन बफे आज दुनिया के वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि 75 ईयर्स से लगातार वो एक अच्छे इन्वेस्टर है। उनका मनी को लेकर टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। वो फैंसी थिंग्स, बड़े बंगलोस और लग्जरी कार्स खरीदने में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए वो एक वेल्दी पर्सन है, ना कि सिर्फ रिच। ऑथर बोलते हैं कि हमें जो सामने दिखता है वो सिर्फ रिचनेस है और जो नहीं दिखता वो वेल्थ है। लोग फैंसी थिंग्स खरीद के सोचते हैं कि दूसरे लोग उन्हें एडमायर करते हैं, लेकिन असल में लोग उनके चीजों को एडमायर करते हैं कि एक दिन मैं भी वैसा कार खरीदूंगा, ना कि उन्हें एडमायर करते हैं। इसलिए अपना रोल मॉडल सेलेक्ट करने से पहले सोच लीजिए कि आपको रिच बनना है या वेल्दी। वेल्दी होना एक अलग बात है और वेल्दी बने रहना अलग। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का सबसे बड़ा ट्रेडर था। जिस टाइम लोगों को ट्रेडिंग का पता भी नहीं था, वो उस टाइम ट्रेडिंग से काफी पैसे बना रहा था। 30 साल की एज में उसकी नेटवर्थ $100 मिलियन की थी, लेकिन 1920 मार्केट क्रैश के बाद उसकी नेटवर्थ $3 बिलियन की हो गई थी। उसने उस टाइम अपने सारे स्टॉक शॉर्ट करके रखे थे, जिससे मार्केट गिरने पे उसे बहुत प्रॉफिट हुआ। जब पूरी दुनिया रो रही थी तो वो बिलियनियर बनने का जश्न मना रहा था। वो एक बहुत वेल्दी पर्सन बन गया था और इस ओवर कॉन्फिडेंस में उसने ढेर सारा डेब्ट उठाकर मार्केट में पैसा लगाता गया, जिससे वो पूरा कंगाल हो गया और उसकी वेल्थ पूरी पानी हो गई। इसलिए गेटिंग वेल्दी इज डिफरेंट थिंग एंड स्टेइंग वेल्दी इज डिफरेंट। फेमस फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने एक बार बोला था कि जरा सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स के भी इमोशंस होते हैं तो फिजिक्स की स्टडी कितनी डिफिकल्ट हो जाती। मार्केट के इमोशंस होते हैं, इसलिए सिर्फ पेपर कैलकुलेशन से वेल्दी बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको आपकी मनी साइकोलॉजी ठीक रखनी पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मेरे फ्यूचर वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। इस वीडियो की वैल्यू और बढ़ाने के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।